नमस्कार। प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली भर्तियों में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं एनाटॉमी से उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं या किसी भी टॉपिक से किस तरह के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पिछली भर्तियों के जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो जिस प्रकार हर स्लाइड पे उस एग्जाम का नाम, डेट कि भाई 2016 का है, 17 का है, 18 का है, तो उस तरह से वो क्वेश्चंस उसका ईयर मार्क लिखा हुआ है ऊपर और साथ साथ अपन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है। यानी जोड़ जब हम बात करते हैं जहाँ हड्डियाँ जुड़ती है शरीर में, 3 प्रकार के मुख्य जोड़ होते हैं। जब हम जॉइंट की स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर आता है एनाटॉमी की। तो पहला ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है बोन स्टडी यानी हड्डियों का अध्ययन। दूसरा है मायोलॉजी। मायो का मतलब है मसल यानी मांसपेशियों का अध्ययन। फिर है आर्थ्रोलॉजी और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट या संधि। और चौथा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द बना हुआ है हिस्टोन से, इसका मतलब होता है टिश्यू। यानी हिस्टोलॉजी का मतलब होता है औतिकी विज्ञान या उत्तकों का अध्ययन। और यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्थ्रोलॉजी, जिसको अपन संधि विज्ञान या जोड़ों का अध्ययन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या द्रव्य भरा रहता है क्या कहलाती है। जब हम बोन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बोन की टर्मिनोलॉजी आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हड्डियों से संबंधित शब्दावली है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं उस शब्दावली से क्वेश्चन बना हुआ है, चाहे वो फोरामेन के संदर्भ में हो, चाहे वो साइनस के संदर्भ में हो, चाहे वो प्रोसेस के संदर्भ में हो। तो जो बोन टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक आता है एनाटॉमी में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग शब्दावली होती है हड्डियों में। पहला बताया हुआ है साइनस, फोरामेन, फिशर और स्पाइन। ये वो स्ट्रक्चर्स है, वो संरचनाएं हैं जो एक हड्डी पर पाई जाती है और जैसा उनका आकार होता है, जैसी वो दिखाई देती है, वैसे उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर साइनस का मतलब यही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेनली जो स्कल की बोन होती है वहां पर कुछ स्पेस पाए जाते हैं जिनमें वायु या द्रव्य भरा रहता है, उस स्पेस को साइनस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइनस। फोरामेन क्या होता है, हड्डी पर कोई भी जो छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें से आर्टरी हो चाहे जो उसकी नर्व हो वो उस बोन में एंटर करती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फोरामेन। फिशर का मतलब कोई दरार के समान अगर संरचना है उसको फिशर कहते हैं। और स्पाइन का मतलब होता है जो एक नुकीला उभार होता है। जब हम स्कैपुला पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्पाइन लेटरल सरफेस पे होता है, जो नुकीला उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है हड्डी पर उसको स्पाइन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा साइनस, जिसके अंदर वायु या द्रव्य भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है वह पशु जिसकी कशेरुक दंड की अस्थियों का सूत्र है। वर्टिबल फॉर्मूला टिपिकल भी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्टिबल फॉर्मूले की बात करें, चाहे वो सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबार हो, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ये सभी इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाइकल में से क्वेश्चन बने हुए हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में पूछा गया है, सैक्रल वर्टिब्रा के बारे में पूछा गया है और पूरा का पूरा उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो कशेरुक दंड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला जो आपके सामने है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया, आपको प्रजाति के बारे में बताना है। और दूसरा तरीका होता है कि आपको प्रजाति दे दी, जैसे मान लीजिए गाय दे दिया या घोड़ा दे दिया और आपको 4 फॉर्मूले दे दिए, उसमें से राइट आंसर पता करना है। तो फॉर्मूले में अपन एक तो ये तरीका होता है कि आप पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करें कि किसमें कितनी सर्वाइकल है, किसमें कितनी थोरेसिक है, किसमें लंबार कितनी है, सैक्रल कितनी है। या एक अपन शॉर्ट अगर इसको ट्रिक से याद करें तो आपको 2 चीज याद रखनी होती है किसी भी वर्टिबल फॉर्मूला में। एक तो आपको याद रखनी है थोरेसिक जो लगभग सेम होती है 13, और एक प्रजाति ऐसी होती है जिसके अंदर होती है 18। फिर आपको दूसरा याद रखना है सैक्रल, 5 5 4 3, ये जो रेशियो आता है हर एनिमल में। तो ये 2 ऐसे
कशेरुकाएं होती है जिनके नंबर चेंज किए जाते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त, या तो आपको थोरेसिक नंबर चेंज कर देंगे या सैक्रल चेंज कर देंगे। सर्वाइकल, लंबार और कॉक्सिजियल, इनके नंबर चेंज करने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो हमें पता है कि थोरेसिक अगर 18 बता रहा है और S5 है, अगर यहाँ पर थोरेसिक 13 होता तो हम कंफ्यूजन में जाते कि भाई ये गाय का भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने सीधा पूछा हुआ है थोरेसिक 18। जो हम बात करते हैं घोड़े के अंदर जो वक्ष गुहा होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो अन्य प्रजाति की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, इसलिए वक्ष गुहा का जो आकार होता है हॉर्स के अंदर वो अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए ये जिसका जो राइट आंसर है वो है हॉर्स। जब हम यहाँ बात करेंगे गोवंश के अंदर 13, 13, 13, अगर हम थोरेसिक की बात करेंगे तो ये एक मेन डिफरेंस होता है, जहां अपन वर्टिबल फॉर्मूला का जो क्वेश्चन है उसको सही से पिक कर सकते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न आगे भर्ती में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है गोवंश के पशुओं में होती है कितनी जोड़ी पसलियां होगी? जितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होगी उतनी ही पेयर के अंदर, उतनी ही जोड़ी के अंदर वो आपको पसलियां देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बात करते हैं 13, तो 13 जोड़ी पसलियां ही होती है गाय के अंदर, गोवंश के अंदर, क्योंकि 13 थोरेसिक वर्टिब्रा है। और 18 जोड़ी की बात करते हैं तो 18 जोड़ी मिलती है अपने को हॉर्स के अंदर। ऊपर वाले 2 नंबर नॉर्मली अपने को लार्ज एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अगला है शरीर की सबसे लंबी तथा बड़ी अस्थि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है स्कैपुला, फीमर, ह्यूमरस या रेडियस। तो सभी लॉन्ग बोन्स, अगर स्कैपुला को छोड़ दें तो ये तीनों हड्डियां जो है वो लॉन्ग बोन की श्रेणी में आती है, लेकिन उनमें सबसे लंबी और बड़ी जो है वो फीमर हड्डी को माना गया है, क्योंकि फीमर शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है और सबसे लंबी हड्डी भी शरीर की फीमर को माना जाता है। हालांकि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना जो है वो भी लंबी हड्डियों की श्रेणी में आती है, और स्कैपुला जो है वो फ्लैट बोन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फीमर। अगला है पित्ताशय किस में अनुपस्थित होता है? तो पित्ताशय क्या है, जिसको अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जो पित्त को स्टोर करता है, पित्त का संग्रहण करता है या गाल का संग्रहण करता है, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएं तो वहां पर लीवर जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है, और जो पित्त रस निर्मित होता है वो संग्रहण के लिए उसमें जो लीवर के साथ जुड़ी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है, उस थैलीनुमा संरचना के अंदर वो स्टोर होता है। तो लीवर ने बाइल जूस का निर्माण किया और पित्तरस जो थैलीनुमा संरचना होती है वो उसके अंदर स्टोर होता है। ये लगभग सभी प्रजातियों के अंदर ये एक सामान्य संरचना होती है, लेकिन एक प्रजाति ऐसी है इन चारों ऑप्शन में से कि उसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो गॉल ब्लैडर जो है वो हॉर्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि हॉर्स का अगर आप फीडिंग पैटर्न देखें तो वो कंटिन्यूस फीडिंग करता है। अपन बात करें, हमारी बात करें तो हम रेगुलर एक गैप में खाना खाते हैं, तो हॉर्स जो होता है वो कंटिन्यूस फीडिंग पैटर्न होता है उसका, लगातार वो खाना खा रहा है तो लगातार उसको पाचन की आवश्यकता है। तो लीवर जितना भी बाइल का जूस बना रहा है, पित्तरस बना रहा है, वो उतना का उतना काम में आ रहा है, और जब सारा का सारा काम में आ रहा है तो उसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि घोड़ों के अंदर जो हॉर्सेस होते हैं उनके अंदर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है किसका है? अस्थियों का, जोड़ों का, पेशियों का, हृदय या रक्त वाहिनियों का। तो जोड़ों का अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? आर्थ्रोलॉजी। पेशियों का बता चुका मैं आपको क्या होता है, मायोलॉजी। हृदय और रक्त वाहिनियों का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें कार्डियोलॉजी और एंजियोलॉजी आता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। ऑस का मतलब आप एनाटॉमी में देखिए, जब जब ऑस वर्ड आया है दैट मीन्स उसका मतलब होता है बोन। चाहे वो ऑस्टियोलॉजी हो, चाहे वो ऑस्टियोसाइट हो, हड्डी से संबंधित कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी शुरुआत ऑस या बोन से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती है क्या कहलाता है? देखिए ये वापस क्वेश्चन वहीं से आया है जिस टॉपिक के बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी,
जो बोन टर्मिनोलॉजी जो है, जो हड्डियों से संबंधित शब्दावली है, उसी में से वापस रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। तो ये जो टॉपिक है बोन टर्मिनोलॉजी का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में या अल्टरनेट एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा है, फिशर आपको बताया था, जो दरार जैसी संरचना होती है। साइनस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जिसमें हवा या द्रव्य भरा रहता है। स्पाइन के बारे में अपन ने बताया था, और यहाँ पर आंसर होगा फोरामेन। तो फोरामेन क्या होता है? हड्डी के अंदर पाई जाने वाली छिद्रनुमा संरचना, जो जिनमें से रक्तवाहिनियां या तंत्रिकाएं बोन में या हड्डी में प्रवेश करती। यहाँ पर शरीर में भी एक आता है कि दो तरह के फोरामेन होता है। एक होता है ऑब्चुलेटर फोरामेन, जो हिप बोन में होता है, और एक होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो स्कल के अंदर होता है, यानी खोपड़ी के अंदर। तो ये दो छिद्र है। या तो आपको फोरामेन के बारे में जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है, अगली एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑब्चुलेटर फोरामेन। या शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन किस हड्डी में पाया जाता है? तो ऑस्कॉक्सी या हिप बोन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन बनता है फोरामेन से कि खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है? तो फोरामेन ऑफ मैग्नम। या फोरामेन ऑफ मैग्नम किस हड्डी में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है? तो वहां पर आंसर होता है स्कल। तो फोरामेन से संबंधित 2 से 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। तो शब्दावली जो है हड्डियों से संबंधित, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है वहां पर, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो ट्रोक्लिया हो, चाहे वो कॉन्डाइल हो, चाहे फोरामेन हो, साइनस हो, फीसर हो, ये सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, गोवंश के पशुओं के कशेरुक उपदंड का सूत्र है। तो दूसरा तरीका ये होता है वर्टिकल फॉर्मूले के बारे में क्वेश्चन पूछने का, कि आपको एक प्रजाति का नाम दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए वहां पर, कि अब आप इनमें से पहचानिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गाय के लिए या गोवंश के लिए उपयुक्त है। तो वो जो पिछला पैटर्न होता है उसको थोड़ा सॉल्व करना आसान रहता है, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मूले के रूप में एक ही दिया गया होता है, तो वहां कंफ्यूजन कम होती है। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूले लगभग दिखने में सारे एक जैसे होते हैं और इतना वेरिएशन है कि अपनी याद नहीं रख पाते। तो वही पैटर्न अपन यहाँ पर लागू करते हैं। आपको सबसे पहले थोरेसिक देखना है। थोरेसिक हमें पता होती है कि गाय के अंदर होती है 13, तो आपने थोरेसिक देख लिया। फिर दूसरा देखना है सैक्रल। सैक्रल अपने को पता है कि होती है 5, तो इसमें 5 देख लिया। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं थोरेसिक 18 है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 18 जो है वो हॉर्स के अंदर है। अब बात करते हैं कि थोरेसिक 13 इसमें है, लेकिन सैक्रल पे जाएंगे तो सैक्रल आ गई 3। सैक्रल 3 होती है डॉग की, तो ये हो गया डॉग का। यहाँ पर देखिए सर्वाइकल 7 है सभी के अंदर, तो ये ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं आता। थोरेसिक अगर लास्ट ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर 13 है, लेकिन अगर हम सैक्रल की बात करें तो सैक्रल 4 आ रही है। 4 होती है सीप और गोट और पिग के अंदर, जो स्मॉल रूमिनेंट है, और स्वाइन होता है उसके अंदर सैक्रल 4 है। तो अगर हम सिर्फ 2 चीज को लेके चले तो इस तरह का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, जो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो वर्टिकल फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपको स्पीसीज देके आपको फॉर्मूले के बारे में पूछ लिए जैसा कि इसमें पूछा गया है, या फॉर्मूला देकर स्पीसीज के बारे में पूछ ले, जो कि पिछले पर्सन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि, मतलब कौन सी ऐसी हड्डी है जो फोरलिम में नहीं होती है। तो फोरलिम की अगर हम हड्डियों की बात करें तो सबसे पहले होती है आगे स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर डिजिट्स, जो फेलेंजेस होती है, फर्स्ट फेलेंज, सेकंड फेलेंज और थर्ड फेलेंज। और पश्चपाद की बात करें तो सबसे पहले हिप बोन, फिर फीमर, फिर टीबिया फिबुला, फिर टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, और फिर डिजिट्स। तो इस तरह से अग्रपाद और पश्चपाद का निर्माण होता है। तो स्कैपुला बिल्कुल सही है, अग्रपाद की हड्डी है। ह्यूमरस भी अग्रपाद की दूसरी हड्डी है। मेटाकार्पल्स भी अग्रपाद की हड्डियां हैं। और चौथा ऑप्शन है डी, मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल जो है वो अग्रपाद का निर्माण नहीं कर रही है, वो कर रही है पशुओं के पश्चपाद का निर्माण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेटाटार्सल्स। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये क्वेश्चन कई ऑर्गन्स पे लागू होता है, चाहे वो नेफ्रॉन पूछ लिया आपसे, चाहे वो तंत्रिका तंत्र पूछ लिया, चाहे वो वृषण पूछ लिया। तो एक तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गन बना भी उसी चीज का है और ऑर्गन का जो मुख्य काम है वो काम भी वही संरचना कर रही है, तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब बात करते हैं नेफ्रॉन।
तो नेफ्रॉन जो है क्या काम करता है, नेफ्रॉन, अगर नेफ्रॉन अपन ने पढ़ा है, तो नेफ्रॉन के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे बाउमन्स कैप्सूल हो गया, फिर पीसीटी, हैंडले लूप और डीसीटी। तो ये जो है ये यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। और ऐसे अनेकों अनेक नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि किडनी जो होती है, वृक्क जो होता है, वो अनेकों अनेक नेफ्रॉन का बना होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेफ्रॉन जो है वो आंसर होगा सही, वृक्क यानी किडनी जो है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगर यकृत की बात करें तो यकृत हिपेटोसाइट से बना हुआ है, यकृत कोशिका से बना हुआ है। फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़े में जो सूक्ष्म इकाई है वो कूपिकाएं होती है, एल्यूलाई जिसको अपन कहते हैं। और वृषण की अगर हम बात करें तो वृषण जो है इसके अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं या जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है, वो वृषण की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किडनी। कई बार कंफ्यूजन होता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। अपन नेफ्रॉन न्यूरॉन पढ़ते हैं कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, आप बिना सोचे समझे उसमें ऑप्शन देखते हैं और कर देते हैं कि किडनी। तो न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्रिकी है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और जब हमें ऐसे आसान क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम जल्दबाजी में उसको बाई मिस्टेक अपन उसको गलत कर देते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसको भी उतना ही टाइम दे के कीजिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपकी जल्दबाजी में गलत हो गया तो वो एक क्वेश्चन भी आगे रिजल्ट के अंदर बहुत मैटर करता है। तो जो आसान क्वेश्चन है उनको भी उतनी ही समझदारी के साथ देख के ही ऑप्शन चूज करना। अगर क्वेश्चन टिपिकल है तो आपको ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा उसको, लेकिन जब आसान सवाल आता है जिनको अपन अपने को लगता है कि हाँ मेरे पढ़ा हुआ है, ये मैं कर लूंगा आसानी से, तो गलती होने के चांसेस उन क्वेश्चंस पे ज्यादा होती है। और वहीं अपन एक से दो क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंड्रा। कंड्रा का मतलब है यहाँ पर टेंडन। दो तरह की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, टेंडन का मतलब होता है M2B यानी मसल टू बोन, और लिगामेंट क्या करता है B2B यानी बोन टू बोन, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उसको तो कहते हैं लिगामेंट, और ऐसी संरचना जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है उसको कहते हैं टेंडन, जिसको हिंदी में कहा गया है यहाँ पर कंट्रा। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जब एग्जाम होता है तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। तो अगर हिंदी वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया तो ठीक है, आप उस हिंदी वाले क्वेश्चन को देखकर उसका अपना आंसर चूज कीजिए। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपको, जैसे कई बार होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं वेटनरी में या खास करके एनाटॉमी के अंदर जो अपन शुरू से इंग्लिश में पढ़ते हैं और अपने को याद भी इंग्लिश में ही रहते हैं, जैसे टेंडन है, तो हम में से कईयों को टेंडन का हिंदी अर्थ नहीं पता होता है, अपन टेंडन को टेंडन से ही पढ़ते हैं। तो उस वक्त क्या करना होता है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है उसको आप देखेंगे तो आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, क्योंकि आपने टेंडन को टेंडन के रूप में पढ़ा हुआ होता है, लिगामेंट को लिगामेंट के रूप में पढ़ा होता है। कंडरा है या स्नायु है, ये अपन बहुत कम यूज करते हैं, चाहे आपने क्लासों में पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा या आपने उसको याद भी किया होगा तो वो इंग्लिश वाले पैटर्न में याद किया होगा। तो क्वेश्चन इस तरह के जब आए, जब आपको हिंदी वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त उसके साथ ही जो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है उसको अगर अपन देखेंगे तो अपनी काफी कंफ्यूजन जो है शब्द के अर्थ को लेकर वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन है मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली संरचना यानी बोन टू बोन लिगामेंट, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाली, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर होगा सी यानी कंडरा या टेंडन वो संरचना है जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, या स्नायु से अस्थि यानी लिगामेंट से अस्थि। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी यानी मसल टू बोन। मांसपेशी जब हड्डी से जुड़ती है तो टेंडन का रूप लेती है, या अपने उसको कह सकते हैं कंडरा का रूप लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो अगर आपको पसलियां याद नहीं है लेकिन आपको थोरेसिक वर्टिब्रा याद है कि 18 होती है, तो उसकी उतनी ही जोड़ी पसलियां हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है कि 18 जोड़ी पसलियां होती है घोड़े के अंदर। 13 अगर जोड़ी की बात करें तो 13 जोड़ी जो बाकी एनिमल्स है, गाय भैंस है, उनके अंदर है। 15 और 10 अपने को किसी भी स्पीसीज में जो पसलियों की जोड़ी है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी किसको कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि यकृत। यकृत का काम आरबीसी को तोड़ने का होता है,
वहां पर वो डिपॉजिट नहीं करती है। हृदय, हृदय का काम क्या होता है, आरबीसी, यानी जब ब्लड में आरबीसी होती है तो हृदय का काम होता है उस रक्त को पंप करना, प्रवाहित करना, यानी जो वेस्कुलर सिस्टम बना होता है धमनी और सिरा और हृदय का, उसका काम होता है शरीर में रक्त का परिवहन करवाना, तो हृदय का काम भी नहीं है। प्लीहा, स्प्लीन, और चौथा ऑप्शन है आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ ऑर्गन है, वो पाचन का काम करता है, आरबीसी को तोड़ना या उसको अपने अंदर डिपॉजिट करना, ये आमाशय का भी काम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्प्लीन। आरबीसी जब यकृत द्वारा तोड़ी जाती है, उसकी जो आयु अपन कहते हैं कि भी 120 दिन के आसपास की होती है, तो उसमें उसके बाद ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लिवर उन आरबीसी को, पुरानी आरबीसी को तोड़ देता है और टूटने के बाद वो आरबीसी जाके डिपॉजिट होती है स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर, इसलिए उसको कहते हैं कि स्प्लीन जो है या प्लीहा जो है वो आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहलाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु में ऑस पेनिस नामक हड्डी पाई जाती है। ये जो टॉपिक है ये आया हुआ है विसरल बोन से। कुछ प्रजाति ऐसी है जिनके विसरल, विसरल का मतलब शरीर की जो गुहाएं हैं उनमें जो सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं या विसरा कहा जाता है। तो कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके, अगर हम हड्डियों की बात करें तो अपन हड्डियां जो दो तरह का कंकाल तंत्र होता है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और एक उपांगीय कंकाल तंत्र। उसके अलावा भी कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके विसरल ऑर्गन्स में, जो आंतरिक गुहाओं के जो कोमल अंग होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, उनमें भी हड्डियां पाई जाती है। उन हड्डियों को विसरल हड्डी कहा जाता है। और ऑस पेनिस जो है उन्हीं उन्हीं का विसरल हड्डी का ही एक उदाहरण है। जैसे और कौन सी होती है, ऑस कॉर्डिस जो ऑक्स में मिलेगी अपने को, ऑस रोस्ट्रल जो पिग में होती है उसके स्नाउट के अंदर, ये हर्ट के अंदर मिलेगी, कॉर्डिस, कार्डिया शब्द से बना है कॉर्डिस, और ऑस शब्द का मतलब होता है हड्डी। एक आता है ऑस ऑप्टिकस, ऑप्टिक का मतलब क्या है, ऑप्टिकल शब्द जुड़ा हुआ विजन से यानी आंख से। तो एक प्रजाति ऐसी है जिसके आंख में हड्डी नुमा संरचना पाई जाती है, इसमें मिलेगी अपने को फाउल के अंदर। एक होता है ऑस फ्रेनिक, यानी उसके डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर जो विसरल बोन पाई जाती है उसको बोलते हैं ऑस फ्रेनिक। ये किसमें मिलेगी अपने को, कैमल के अंदर। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण है ये विसरल हड्डियों के हैं और उन्हीं में से एक आया हुआ है ऑस पेनिस। यानी एक प्रजाति ऐसी है जिसके अंदर, जिसके शिश्न में या पेनिस के अंदर वो विसरल हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है ऑस पेनिस और वो प्रजाति है डॉग। इन दोनों के अंदर अगर बात करें, ऑक्स की बात करें तो अपने को मिलेगा ऑस कॉर्डिस। भेड़ की भी अगर बात करें तो ऑस कॉर्डिस मिल सकती है उसके अंदर। हॉर्स के अंदर किसी भी प्रकार की विसरल हड्डी नहीं पाई जाती। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें विसरल हड्डी नहीं पाई जाती है, तो वहां पर राइट आंसर होगा हॉर्स। अगला क्वेश्चन है प्रथम ग्रीवा कशेरुका या सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं। जब हम वर्टिबल फॉर्मूला की बात करते हैं तो वर्टिबल फॉर्मूला अलग अलग भागों में बटा होता है। पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरुका, दूसरा थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सीजन। थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सीजन। हर एक प्रजाति के अंदर अलग अलग काउंट है। जैसे यहाँ पर C1 से लेकर C7 तक है, किसी में TS13 है, 18 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो अलग अलग नंबर है, अलग अलग हड्डियों की जो संख्या होती है, हर किसी का नाम नहीं है। सबको C1, C2, C3, TH1, TS2, L1, L2, S1, S2, इस तरह से जिस जगह उनकी पोजीशन है, जिस संख्या पर उसकी स्थिति है, वैसा उसका नामकरण है। लेकिन दो हड्डियां ऐसी है जिनके C1 और C2 नाम तो है ही है, उसके अलावा भी अन्य नाम से भी वो जानी जाती है जो ज्यादा प्रचलन में है। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम ग्रीवा कशेरुका यानी जो गर्दन की पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है C1 जो है, उसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम पहला पूछा गया लंबार। तो लंबार किसी वर्टिब्रा का नाम नहीं है, ये वर्टिबल कॉलम का हिस्सा है लंबार वर्टिब्रा। दूसरा पूछा गया सैक्रम, सैक्रम भी कोई नाम नहीं है, सैक्रम भी जो है वो वर्टिबल कॉलम का ही हिस्सा है। तीसरा पूछा गया एक्सिस, एक्सिस एक हड्डी का नाम है लेकिन वो C1 नहीं है, वो है C2। और यहाँ पर राइट आंसर होगा D यानी एटलस। C1 जो है वो एटलस का
एक अन्य नाम कह सकते हैं, या C1 का जो अन्य नाम है, जो ज्यादा प्रचलन में नाम अपन पढ़ते हैं, वो एटलस है। तो आपको वर्टिब्रा के नाम में सिर्फ 2 ही याद रखना है, क्योंकि और किसी अन्य वर्टिब्रा का इस तरह का कोई नाम नहीं है। C1 को कहते हैं एटलस और C2 को कहते हैं एक्सेस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, एटलस।